लाइब्रेरी है फॉर इनपुट एंड आउटपुट। उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन है, जब भी हमें जो भी कोड लिखना हो तो वो हम मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। ये हमारे पास प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या किया हुआ है, प्रिंट एफ। तो जब हमें सी के अंदर कोई भी डेटा प्रिंट आउट करना है, आउटपुट दिखाना है, तो उसको हम किस में लिखेंगे, प्रिंट एफ के फंक्शन में लिखेंगे। ठीक है। और रिटर्न जीरो क्या कर रहा है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो एंड हो गया है। तो अब आप अगर इसको रन करोगे तो रन करने के बाद आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्राई प्रोग्राम इज डॉट प्रो। सही है। ठीक है। अच्छा, अब जब भी हमें डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेरिएबल्स पढ़ते हैं। अब जो वेरिएबल्स है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। जैसे अगर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर स्टोर करवाना है 10, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा है। ठीक है। इसी तरह से अगर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर 3.14 मतलब कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप को पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कोई करेक्टर स्टोर करवाना है तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कि हमारे पास कौन सी टाइप है, करेक्टर टाइप है। ठीक है। तो जैसे अगर मैं अब इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कि मेरे पास जो डेटा टाइप है वो कौन सी है। तो यहाँ पे कौन सी डेटा टाइप है, इंट। उसके बाद वेरिएबल का नाम हमारे पास क्या है, एज। ठीक है। और आगे हम वैल्यू पास कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिक्लेरेशन हो गई। ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गई, क्रिएशन हो गई, कि हम क्या कर रहे हैं, एज वेरिएबल को 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं और इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या होगी, इंटीजर होगी। ठीक है। सही। तो ये आपको समझ आ गया कि हमें जब भी अगर वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करवाना है तो सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना है, डेटा टाइप डिफाइन करना है। उसके बाद हमें वेरिएबल डिफाइन करना है और उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन कर देनी है। ठीक है। इसी तरह से अगर हमें फ्लोट टाइप का करना है तो सबसे पहले हमने डेटा टाइप डिफाइन कर दिए और वेरिएबल, और उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है। कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, CHAR। ठीक है। और वेरिएबल का नाम और इक्वल टू, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेड आ जाएगा। सही है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो हमने क्या किया है, डायरेक्टली डिफाइन किया है। ठीक है। अगर हमें इसको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, ये यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले एक फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन करेंगे। ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास क्या होता है, हर एक जो डेटा टाइप का अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। जैसे इंटीजर का है वो हमारे पास क्या है, %d है। ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या कर देंगे, एच लिख देंगे और इसको रन कर देंगे। हम लोग किसकी बात कर रहे थे, वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। ठीक है। जैसे कि नंबर हो या करेक्टर हो। ठीक है। तो इंटीजर के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी होल नंबर हमें स्टोर करना है तो वो क्या है, इंटीजर। ठीक है। कोई भी हमारे पास डेसिमल वैल्यू है तो वो क्या होगी, फ्लोट। और कोई भी हमारे पास करेक्टर है तो वो क्या होगा, CHAR। ठीक है। अब हमने क्या कहा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन करते हैं। सबसे पहले हमें डेटा टाइप डिफाइन करना है, उसके बाद वेरिएबल का नाम डिफाइन करना है, उसके बाद इक्वल टू के बाद वैल्यू असाइन कर देनी है। ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल भी ली कि इंटीजर माई नंबर और 15। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो वैल्यू है वो असाइन कर देगा। सही। जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी इसको। और आप इसको भले इस तरह से लिख लो कि पहले यहाँ पर डिक्लेरेशन कर लो उसके बाद असाइन कर लो, या एक ही लाइन में लिख लो कि डिक्लेरेशन भी एक साथ कर लो और असाइन भी जो है वो उसी टाइम कर लो। ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं तो डिक्लेरेशन करते हैं और इसी तरह से वैल्यू को असाइन करते हैं। बाद में भी हम असाइन कर सकते हैं और एक सेम लाइन में भी हम असाइन कर सकते हैं। सही। तो अपने पास जो है इंस्टॉल कर लेना, टर्बो सी या डिव C++ या प्रोग्रामिंग्स के ऊपर जो है वो साथ साथ आप कोड करो। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, वेरिएबल्स थे, कि वेरिएबल्स हम किस तरीके से असाइन कर सकते हैं, किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं और आउटपुट कैसे ले सकते हैं। ठीक है। तो इसका तो आपको पता है क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट की लाइब्रेरी जो है वो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। और
इसको हम क्या करेंगे, जब हमें कोई इनपुट लेना हो या इसी तरीके से आउटपुट स्टोर करवाना हो, तो तब हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी का यूज करेंगे। और इसी तरह से हमने अगर इसको, ये जो एज है या इसी तरीके से मार्क्स है या ग्रेड है, अगर हमें इसको डायरेक्टली प्रिंट करवाना हो तो हम सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, अब देखो बाकी लैंग्वेजेस के अंदर तो अगर आप डायरेक्टली लिखते हो तो क्या होगा कि यहाँ पर आप अगर इसको रन करते हो, ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या आ रहा होगा, एरर आ रहा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास सी है, सी के अंदर अगर हमें कोई भी डेटा प्रिंट आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ने होंगे, कि फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन करना होगा। ठीक है, अब वो फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है कि जब भी हमें जिस टाइप का डेटा प्रिंट करवाना है, ठीक है, जिस टाइप का हमें डेटा प्रिंट करवाना है उसी टाइप को फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर हुआ हुआ है, यहां पर देखो तो हमने क्या किया हुआ है कि परसेंट डी डिफाइन किया हुआ है। तो जब भी हम इंटीजर टाइप का डेटा डिफाइन करना होगा तो तब हम क्या करेंगे, परसेंट डी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप परसेंट डी का यूज करते हो तो तब आपके पास एरर नहीं आएगा और आपका जो भी डेटा आपने स्टोर करवाया है वो आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। सही है, तो जब भी आपने प्रिंट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन करना होगा। ठीक है, ये क्यों हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारे पास जो डेटा है वो किस टाइप का है और हमें किस टाइप का डेटा प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो परसेंट डी टेल्स यू टू एक्सपेक्ट एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, और जो माई नंबर वेरिएबल है वो उस वैल्यू को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना हो, फ्लोट टाइप का डेटा प्रिंट करवाना हो तो हम परसेंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। अगर करेक्टर का डेटा प्रिंट करवाना हो तो परसेंट सी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। ठीक है, तो जब भी हमें प्रिंट करवाना हो तो हम इसको क्या कर, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन करना लाजमी है। ठीक है, बाकी ये जो स्लेश एन है ये किस लिए यूज हुआ है कि अगर हमें जो डेटा है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना हो, अगर सेम लाइन में डेटा प्रिंट ना करवाना हो बल्कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना हो तो हम ये यूज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हमने क्या किया, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके प्रिंट करवाई है। यहाँ पर वैल्यू हम डायरेक्टली भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी आपको क्या करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपल कोई भी एक नंबर लिखता हूं, ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा कि अगर मैं यहाँ पर 15 डायरेक्टली लिख दूंगा तो ये क्या इशू होगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने 15 लिखा है तो वो डायरेक्टली खुद ही जो है वो प्रिंट कर दिया, लेकिन अगर हम उसी को वेरिएबल के अंदर जो है वो यूज करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पर ये इशू करेगा और माई नंबर अगर हम लिखते हैं तो तब हमारे पास एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर उस टाइम पर डिफाइन करना लाजमी है और डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं तो तब हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की नीड नहीं होती। सही, अच्छा, अब इसी तरह से हमने क्या कहा है कि जो सी है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो शुरू के अंदर मैंने माई नंबर को क्या डिफाइन किया, 15 डिफाइन किया, लेकिन अगर मैं बाद में आऊंगा और यहाँ पर माई नंबर के वेरिएबल को 10 वैल्यू असाइन कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा, माई नंबर में जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, शुरू के अंदर हमने क्या डिफाइन किया था, 15, उसके बाद जब हमने दोबारा वैल्यू इसको असाइन की तो क्या है, वैल्यू 10। ठीक है, तो जब भी हमें अगर न्यू वेरिएबल ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, न्यू वैल्यू को असाइन कर देता है। इसी तरह से आपने अगर कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू है, आपने एक माई नंबर डिफाइन कर दिया, इस तरीके से माई अदर वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया और यहाँ पर क्या कर दिया, उसको कोई वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो अब क्योंकि ये दोनों इंटीजर टाइप की है और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर मैं लिखता हूँ माई नंबर इज इक्वल टू माई अदर वैल्यू, ठीक है, 10 की जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा कि ये क्योंकि माई अदर वैल्यू के अंदर 23 स्टोर है, सही है, और उसको हमने किस पे असाइन कर दिया, माई नेम वाले वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया है, तो इससे क्या होगा कि जो माई नंबर की वैल्यू है वो 15 थी, लेकिन हमने इसको दूसरे वेरिएबल को की वैल्यू असाइन कर दी तो अब माई नंबर की वैल्यू क्या होगी, 20। इसी तरीके से आप डायरेक्टली किसी भी दो नंबर्स की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपने इन दोनों का सम निकालना है तो हम सिंपल लिखेंगे सम इज इक्वल टू माई नंबर, ठीक है, प्लस माई अदर वैल्यू। ठीक है, दोनों को हम सिंपल ऐड कर देंगे और सम वाले वेरिएबल के अंदर ये सेव हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से ये हमने डिक्लेरेशन देखी वेरिएबल्स की कि हम में क्या करना है कि एक तरीका तो हमारे पास क्या है कि हम
सेम लाइन के अंदर डिक्लेरेशन भी कर दें और वैल्यू भी असाइन कर दें, अलग अलग लाइन के अंदर भी हम डिक्लेरेशन और वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज एक ही लाइन में ऐड करनी है तो सबसे पहले तो हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, कोई और वैल्यूज को असाइन कर देंगे, जैसे 8 कर दिया, y इज इक्वल टू 8, इसी तरीके से z इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मल्टीपल वेरिएबल्स की को डिक्लेयर किया है और वैल्यू असाइन की है। ठीक है, सही। तो आप इस तरह से मल्टीपल वेरिएबल सेम लाइन के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। इवन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर सारे वेरिएबल्स को आपने सेम वैल्यू असाइन करनी है तो ये आपने डिक्लेरेशन की, इसी तरीके से a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10। तो इससे क्या होगा कि a को भी 10 असाइन हो जाएगा, b को भी 10 असाइन हो जाएगा और c को भी क्या हो जाएगा, 10 असाइन हो जाएगा। सही। तो इस तरह से आप सेम वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो, डिफरेंट वेरिएबल्स को, और अलग अलग वैल्यूज भी इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो एक सिंगल लाइन के अंदर आप इस तरह से मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेमिंग कन्वेंशन की बात आए वेरिएबल्स के अंदर, तो जो सी के अंदर जब आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो तो सबसे पहले तो ये क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। ठीक है, ऑल सी वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम। सही, एंड दिस यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, इस यूनिक नाम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। ठीक है, और आइडेंटिफायर जो है वो कोई भी शॉर्ट नेम हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक्स लिखा है, वाई लिखा है तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिफायर है कि जो 10 वैल्यू असाइन हुई है ए को। ठीक है, तो हमें 10 वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर हमें क्या है, नाम। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने एज डिफाइन करना है तो एज इक्वल टू आप सिंपल लिखोगे 20। तो इससे आपका क्या होगा कि जो डेटा है वो असाइन हो जाएगा एक्स को। ठीक है, या एज को असाइन हो जाएगा। तो अब जो आपका आइडेंटिफायर है यहाँ पर क्या है, एज है। सही है। अच्छा, अब इसी तरह से जब आप वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो तो आप इस वेरिएबल का नाम लिख रहे हो। ठीक है, तो इस नाम को डिफाइन करने के लिए सी के अंदर कुछ जनरल रूल्स है, नेमिंग वेरिएबल्स के कुछ कन्वेंशंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। सही, सबसे पहली कन्वेंशन क्या है कि नेम्स कैन नॉट कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। ठीक है, नेम्स के अंदर आपके पास ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले कोई वेरिएबल डिफाइन कर दो और ये कर दो। तो ये जो नेमिंग कन्वेंशन है, आपका कोड तो चल जाएगा लेकिन नेमिंग कन्वेंशन सही नहीं है। तो आपने क्या करना है, नेम को जब भी स्टार्ट करना है तो किसी भी एक लेटर से शुरू करना है। ठीक है, कोई भी जो हमारे पास वेरिएबल है उसका नाम कभी भी किसी स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं हो सकता, इसी तरीके से किसी इंटीजर वैल्यू से आप कुछ शुरू नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, उसको असाइन करने के लिए कोई लेटर यूज करना है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपको जब वेरिएबल डिफाइन करना है तो दो डिफरेंट वे है वेरिएबल डिफाइन करने के। एक तो हमारे पास क्या है, अगर मैं लिखता हूँ माई वार, तो यहाँ पर मैंने वी क्या किया है, कैपिटल लिखा है। सही है। ठीक है, ये हमने क्या किया है, वी कैपिटल लिखा है। तो क्योंकि हमारे पास ये जो सी है वो केस सेंसिटिव है, तो जब हमें इसको कॉल करवाना है या कहीं पे प्रिंट करवाना है तो सेम माई वार के अंदर वी जो है वो हमें क्या लिखना होगा, कैपिटल लिखना होगा। ठीक है, इसी तरीके से नेम के अंदर वाइट स्पेसेस नहीं आ सकते। इस तरह नहीं हो सकता कि माई और वार, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एरर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो है वो कोई वेरिएबल का नाम लिखना है और उसके अंदर कोई स्पेस आप लिख दो। इसी तरीके से आप यहाँ पर कोई रिजर्व वर्ड भी यूज नहीं कर सकते कि आपने लिखा है कि इंट फ्लोट इक्वल टू 15, तो ये एरर हो जाएगा क्योंकि फ्लोट पहले से क्या है, रिजर्व वर्ड है फॉर फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, तो आपने जब भी नेमिंग कन्वेंशन यूज करनी है तो नेमिंग कन्वेंशन के टाइम पर इस तरह से इन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, कोई भी जो है ना, व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट कर लो, यहाँ पर लिंक शेयर कर दो ताकि अभी जो हम लोग कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो ताकि नेक्स्ट क्लास हो तो उसके अंदर कोई इशू ना हो, क्योंकि इस क्लास के अंदर सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। ठीक है, और अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हमने आज की क्लास के अंदर सबसे पहले तो देखा कि सबसे पहला प्रोग्राम हम किस तरीके से लिख सकते हैं सी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमने वेरिएबल्स पढ़े। ठीक है, कि किस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और ये देखा कि हमारे पास मेन फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, और जब भी हमें इनपुट लें, आउटपुट दिखाना है। ठीक है, तो हम किस तरीके से प्रिंट करेंगे और कौन सी लाइब्रेरी को यूज़ करें। कि इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी। तो जो रिकॉर्डिंग है वो आप इस के बाद भी देख सकते हैं।
ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हो। अभी हम क्या कर लेते हैं कि एक सिंपल एग्जाम्पल कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम क्या करना चाह रहे हैं कि रेक्टेंगल्स का जो एरिया है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो जब भी हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो मैंने आपको क्या कहा था कि क्योंकि अभी आप एज अ बिगिनर हो तो सबसे पहले आप एक एल्गोरिदम क्रिएट करो कि असल में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। तो अभी हमारे पास प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी है वो क्या है, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। जब रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर इनपुट क्या होगा, इसी तरीके से यहाँ पर इसका आउटपुट जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो जब भी हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है। अब इसको हम सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं किसके नाम से, लेंथ के नाम से। ठीक है, और इसी तरह से विड्थ के नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, और उसकी हम कुछ विड्थ रख रहे हैं। और क्योंकि हमें इसको का एरिया कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, एरिया के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कहा कि जब भी हमें रेक्टेंगल का एरिया चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय। तो एरिया इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो जाएगा। ठीक है, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और हमने इसको अगर सिंपल प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या कहा, हम फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो क्योंकि ये लेंथ और विड्थ दोनों हमारे टाइप का है तो इंटीजर टाइप ये हम परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। और अगर हमें नेक्स्ट लाइन पर लाना है तो हम क्या यूज कर देंगे, स्लेश एन यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से विड्थ के लिए भी हम सिंपल प्रिंट, ठीक है, एफ यूज करेंगे। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, विड्थ लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का सेम ही होता है तो परसेंट डी यूज करेंगे। अब इस तरीके से जो लेंथ और विड्थ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट जो होगा वो भी हमारे पास किस में आएगा, वो भी एक इंटीजर टाइप के अंदर आएगा। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी है। और यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवा देंगे, सिंपल एरिया जो है प्रिंट करवा देंगे। सही, तो लेंथ हमारे पास 4 थी, विड्थ 6 था, और एरिया हमारे पास क्या आ गया, 24 आ गया। ठीक है, तो अब आपने कुछ 4 से 5 कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स करनी है इसकी, कि ताकि आपको वेरिएबल्स के समझ आ सके। और उसके बाद हम, क्योंकि आज कम बच्चों ने ज्वाइन किया है तो ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिस ना हो, तो क्लास को हम यहाँ तक रख लेते हैं क्योंकि 5 मिनट ही रह गए। सही है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन है आप तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी। और